हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, इस विषय को शुरू करने से पहले आप एक तथ्य भली भांति समझ लें कि सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी के लिए कोई भी साहित्यिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है और न ही सैंधव सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा जा सका है। ऐसी स्थिति में सैंधव सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों की खुदाइयों में जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनके तार्किक विश्लेषण के आधार पर ही सैंधव अर्थव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। तो सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, व्यवसाय एवं विकसित व्यापार वाणिज्य पर आधारित एक बहुआयामी सभ्यता थी। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम कृषि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पहले वीडियो में भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि में अधिशेष उत्पादन पर आधारित एक सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों का उदय हो सका। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो जुताई होती थी खेतों की, वह पत्थर या लकड़ी के फाल वाले हलों से होती होगी। वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई के किसी अन्य साधन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सैंधव वासी जो थे वो उर्वरकों का प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। संभवतः नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों से मिट्टी की उर्वरता सुरक्षित बनी रहती थी। अनुमान यह है कि वर्ष में 2 फसलें बोई जाती होंगी। कृषि उपकरण तांबे एवं कांसे के बने होते थे। कुछ विशेष क्षेत्र जो थे वह उत्पादन विशेषीकरण को प्राप्त कर लिए थे, अर्थात सैंधव घाटी सभ्यता के कुछ जो स्थल हैं वहाँ पर किसी विशेष वस्तु का उत्पादन प्रमुखता से होता था, किसी विशेष खाद्यान्न का। जैसे सिंध और पंजाब क्षेत्र जो था, वहाँ गेहूँ और जौ का प्रमुखता से उत्पादन किया जाता था। राजस्थान, यहाँ से सिर्फ जौ के प्रमुखता से उपजाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार लोथल, रंगपुर और सुरकोटता से चावल एवं बाजरा प्रमुखता से उपजाए जाने के संकेत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त केले, अनार, खरबूजा, नींबू, अंजीर, खजूर आदि भी उगाए जाने के साक्ष्य हैं। तो इस प्रकार सैंधव सभ्यता में अधिशेष उत्पादन वाली एक सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग व्यवसायों का जिक्र करेंगे। तो कृषि में अधिशेष से विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां प्रोत्साहित हुई थीं। इन व्यवसायों में पत्थरों के औजार, मनके का निर्माण, सोने चांदी के आभूषण तथा धातु की वस्तुओं का निर्माण आदि शामिल थे। धातुओं में लोहे के प्रयोग की जानकारी सैंधव वासियों को नहीं थी, क्योंकि किसी भी पुरातात्विक स्थल से लोहे का कोई भी उपकरण या कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, अर्थात सैंधव वासी लोहे से अनभिज्ञ थे। समान माप के ईंटों की प्राप्ति से इसे भी एक केंद्रित व्यवसाय माना जा सकता है, अर्थात सैंधव स्थलों से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं तो उनका आकार, माप समान है। तो इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ईंट निर्माण भी
एक केंद्रित व्यवसाय था। कुछ क्षेत्रों से उत्पादन विशेषीकरण का साक्ष्य भी मिलता है, अर्थात कुछ विशेष क्षेत्रों में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन होता था, प्रमुखता से होता था। जैसे चान्होदड़ों में मनके का निर्माण होता था, यहाँ से मनका निर्माण का कारखाना कर्मशाला प्राप्त हुआ है। लोथल, यहाँ से लाल पत्थर और मनका निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ इसका निर्माण प्रमुखता से होता था। हड़प्पा जो था वह प्रस्तर औजारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात पत्थरों के औजार यहाँ जो है सो प्रमुखता से बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से धातु कारीगरी, मुहर निर्माण, पत्थरों की चिनाई आदि का काम प्रमुखता से किया जाता था। आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का संचालन सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की कर्मशालाओं में होता होगा, क्योंकि विभिन्न स्थलों से प्राप्त इन वस्तुओं में काफ़ी एकरूपता है। तो यह वस्तुओं की एकरूपता दर्शाती है कि ये सुनियोजित तरीके से कारखानों में इनका निर्माण होता होगा सैंधव काल में। अब व्यापार पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सैंधव सभ्यता में व्यापार जो था वह एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। वस्तुतः ऐसी मान्यता है विद्वानों की कि सैंधव शासन जो था वह वणिक वर्गों के हाथ में ही था। यह बात कई प्रमाणों से सिद्ध होता है। जैसे हम देखें इसे, पहला कि सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी, अर्थात स्थानीय स्तर पर ये वस्तुएं वहाँ प्राप्त नहीं होती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि इन्हें अन्य स्थानों से मंगाया गया होगा, अर्थात इनका व्यापार किया गया होगा, आयात हुआ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिंधु बस्तियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सैंधव वासियों ने व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही बस्तियों की स्थापना की थी। बस्तियों के निर्माण में सैंधव वासियों ने दो प्रमुख तथ्यों पर बल दिया था। पहला कि जिस क्षेत्र में बस्तियां स्थापित हो रही है उस क्षेत्र में खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध हो रहा है या नहीं, और दूसरा वह बस्ती जो है वह व्यापार मार्गों एवं खनिज स्रोतों से कितना निकट है। जैसे हड़प्पा ऐसे जगह स्थित था जो दक्षिण की ओर स्थित कृषक बस्तियों से तथा उत्तर की ओर खानाबदोश चरवाही बस्तियों से घिरा हुआ था। इस स्थिति में यह दोनों तरफ के संसाधनों का उपयोग कर सकता था। पुनः हड़प्पा वासी जो थे 10 दिनों की यात्रा कर हिंदुकुश तथा पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों तक पहुंच सकते थे, जहां से फिरोजा और वैदुर्य मणि जैसे कीमती पत्थर प्राप्त होते थे। मोहनजोदड़ो को देखें तो हड़प्पा की तुलना में यह समुद्र के अधिक नज़दीक था, जिससे यहाँ के निवासियों की पहुँच मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी तक आसान थी। इसी प्रकार लोथल की समुद्र तटीय स्थिति जो थी समुद्र तटीय व्यापार के लिए उत्तम थी। यहाँ से गोदीबाड़ा भी प्राप्त हुआ है, जैसा कि आपको पता है। साथ ही यह स्थल जो था लोथल दक्षिणी राजस्थान से तांबा तथा दक्कन के कोलार जो खान है दक्कन का, वह वहाँ से सोना प्राप्त करने के लिए इसकी स्थिति जो थी लोथल की काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बस्तियों का स्वरूप या स्थापना वस्तुतः व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही सैंधव वासियों ने किया था। आगे बढ़ें। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि फारस की खाड़ी के स्थलों मेसोपोटामिया के कीस, उर, निप्पुर, सूसा आदि शहरों से सिंधु मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो उनके साथ व्यापारिक संबंध को दर्शाती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है
कि इस युग में, सैंधव युग में व्यापार का काफ़ी विकास हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है कि सैंधव निवासियों ने इतने दूरस्थ क्षेत्रों से व्यापारिक संपर्क क्यों स्थापित किया था, परंतु ऐसा माना जा सकता है कि सैंधव शहरों में रहने वाले विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऐसा किया गया होगा। अब सिंधु सभ्यता के व्यापार पर हम लोग थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि सैंधव कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के व्यापार की दो दिशाएं थी। पहला अंतः क्षेत्रीय व्यापार और दूसरा अंतर क्षेत्रीय व्यापार। अंतः क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के विभिन्न बस्तियों के बीच के अंतः क्षेत्रीय व्यापार को शामिल किया जा सकता है, जिसमें गांवों एवं शहरों के बीच का व्यापार भी शामिल था। इस प्रकार के व्यापार में स्थान विशेष में उत्पादन विशेषीकरण के आधार पर उत्पादित होने वाली वस्तुओं का अन्य अभाव वाले स्थानों में आपूर्ति की जाती थी। अर्थात जिस क्षेत्र में जिन वस्तुओं का प्रमुखता से उत्पादन होता था, वहाँ से वैसे क्षेत्रों में जहाँ इनका उत्पादन कम या नगण्य होते थे, वहाँ इनको पहुँचाया जाता था, इनकी आपूर्ति की जाती थी। गांव से सैंधव नगरों को खाद्यान्न प्राप्त होता था, जिसके बदले गांवों को पत्थर के औजार, धातुओं के उपकरण, मनकों एवं सोना चांदी के आभूषण आदि उपलब्ध कराए जाते थे शहरों से गांवों को। अंतर क्षेत्रीय व्यापार पर अगर हम देखें इसे, तो सिंधु सभ्यता का अन्य देशों जैसे मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी पर स्थित देशों से होने वाले विदेशी व्यापार को शामिल किया जा सकता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार बहुत विकसित अवस्था में प्रतीत होता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत एक तरफ सैंधववासी मध्य एशिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत आदि क्षेत्रों से स्थानीय रूप से अनुपलब्ध वस्तुओं का आयात तो करते ही थे, और साथ ही इनका निर्यात मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी के देशों को भी करते थे। अर्थात ये आयातित वस्तुओं का निर्यात भी विदेशों में करते थे। कुछ वस्तुओं के प्राप्ति के संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे बैदुरी मणि बदख्शा से, फिरोजा और जेड पत्थर मध्य एशिया से, गोमेद श्वेत वर्ण स्फटिक लाल पत्थर सौराष्ट्र से, चांदी तथा टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से ये मंगाते थे। सोना जो था उसे कर्नाटक के कोलार खान से सैंधववासी मंगाते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी तथा बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से ये तांबे का आयात करते थे। शीशे का आयात कश्मीर से किया जाता था। आगे बढ़ें। अब मेसोपोटामिया के आरंभिक साहित्य में मेलुहा एक स्थान का जिक्र है। तो मेलुहा से तांबा, गोमेद, हाथी दांत, सीपी, बैदुरी मणि, मोती और आबनूश आदि के आयात किए जाने का उल्लेख मिलता है मेसोपोटामिया के साहित्यों में। तो इसी प्रकार मेलुहा की पहचान एक सैंधव क्षेत्र से की जाती है कि जो मेलुहा था, जहाँ से मेसोपोटामिया के लोग ये वस्तुएं आयात करते थे, तो यह एक सैंधव स्थल होगा। सैंधव सभ्यता का स्थल था मेलुहा। जहाँ तक आयात की बात है, तो मेसोपोटामिया से कपड़ा, ऊन, खुशबूदार तेल और चमड़े का सामान आदि आयात किया जाता था। ये नष्ट होने वाले पदार्थ हैं, इसलिए इनका कोई साक्ष्य सैंधव स्थलों से नहीं मिलता है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार में
दिलमुन और मकन इनके मध्यस्थ होने की बात कही गई है। अर्थात मेसोपोटामिया के लोग जो मेलुहा अर्थात जो सैंधव स्थल था मेलुहा, उससे जो भी व्यापार करते थे उसमें दो स्थान दिलमुन और मकन के जो व्यापारी थे वे मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो दिलमुन की पहचान जो है विद्वानों ने बहरीन द्वीप से किया है। दिलमुन बहरीन द्वीप को संभवतः कहा गया है। अब इस व्यापार में विनिमय की व्यवस्था क्या थी, तो इस बात का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बीच किस प्रकार की विनिमय व्यवस्था लागू थी। सैंधव सभ्यता के किसी भी स्थल से सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अर्थात कि सैंधव सभ्यता जो थी वह मौद्रीकृत नहीं थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया गया है कि व्यापार में शिकारी संग्रहकर्ता, खाना बदोश चरवाहे ये शामिल थे, जिनके संभवतः समयकालिक मेले लगते थे जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता होगा। इस प्रकार विनिमय प्रणाली नियमित रूप से नहीं होती होगी। वस्तुओं का विनिमय तो होता था, जब मेले वगैरह लगते थे तो उसमें वस्तुओं का विनिमय किया जाता होगा, परंतु हड़प्पा वासियों ने आपसी व्यापार एवं विनिमय को नियमित करने का प्रयास अवश्य किया था। संपूर्ण हड़प्पाई वस्तुओं में एक तरह की नाप तौल प्रणाली प्रचलित थी। तौल जो था वह 16 के गुणांकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। हड़प्पा बस्तियों में काफ़ी संख्या में मुहरे तथा मुद्रांक पाए गए हैं, जिनका उपयोग संभवतः दूरस्थ भेजे जाने वाले सामानों की गुणवत्ता या स्वामित्व के रूप में किया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता की आर्थिक गतिविधियां बहुआयामी थी। इनमें विकसित व्यापार व्यवसाय तथा सुदृढ़ कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी अगली प्रस्तुति सिंधु सभ्यता के पतन या इसकी उत्तरजीविता से संबंधित है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।